नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आशा करते हैं कि आपकी खेती बाड़ी भी अच्छी हो रही होगी। तो सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर और वहाँ से ढेर सारी जानकारी लेकर आते हैं। खेती से जुड़ी हुई मौसम का मिजाज होगा और बाजार का भाव भी होगा। आइए चलिए देख लेते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती करने वाले किसानों को 50% अनुदान देने की है योजना। झारखंड में प्रति भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे 43 करोड़ रुपए। स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद माधुरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 50% अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि किसानों के खाते में दी जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावे 13,080 पंप सेट का वितरण भी किया जाएगा। 6 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें से 2 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। झारखंड में प्रति भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभुक किसान को 2,400 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से दिए जाएंगे। ये युवा प्रति भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए उन्हें 200 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा। तकनीकी सहयोग के लिए जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से दिए जाएंगे। किसी भी फसल से बेहतर लाभ लेने के लिए जितना महत्वपूर्ण सही समय पर बुआई या रोपाई करना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है सही समय पर तुड़ाई या कटाई करना। खासकर बाकला फसल की फलियां करीब 75% तैयार हो गई हों, उनमें मिठास हो, तभी उनकी तुड़ाई या कटाई कर देनी चाहिए। जो किसान बाकला की खेती कर रहे हैं, वे फसल तैयार हो जाने पर इसकी तुड़ाई कटाई की अवस्था पर विशेष ध्यान दें। फसल पूरी तरह परिपक्व होने से कुछ दिन पहले ही कटाई शुरू कर देनी चाहिए। फलियों में मिठास हो तभी इनकी तुड़ाई कटाई कर लेनी चाहिए। पौधे में जब नीचे की फलियां सूखने लगे और नीचे की पत्तियां काला पड़ने लगे, कोशिश करें तभी दानों को अलग कर देना चाहिए। सब्जी के लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि फलियां बहुत अधिक मैच्योर न हुई हों और ऐसी अवस्था में जब फलियों में मिठास ठीक ठाक होती है उस समय हार्वेस्ट करना होता है। और जब फलियां लगभग 75% मैच्योर हो गई हों तो उस समय जो है किसान भाई जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो दाने के रूप में उसको रख सकते हैं। दाने के रूप में जैसा कि आप जब फलियां जो है नीचे की फलियां सूखने लगे, हल्की हल्की पत्ते नीचे के काले पड़ने लगे, उस समय इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। किसान भाई स्वीट कॉर्न की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। दिसंबर से जनवरी तक के समय को छोड़कर सालों भर स्वीट कॉर्न की खेती की जा सकती है। स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए किसान उन्नत प्रभेद माधुरी, प्रिया, सुगर 75 या गोल्डन हनी का चयन करें। स्वीट कॉर्न की उन्नत वैरायटी है माधुरी, प्रिया, ग्रीन ऑरेंज, सुगर 75, सुगर 74, गोल्डन हनी, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न। ये प्रभेद हैं, बहुत अच्छे हैं, मार्केट में मिलती हैं और इनका लगाने का समय दिसंबर और जनवरी छोड़ करके पूरे साल भर लगाया जा सकता है। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना एक श्रमसाध्य कार्य है। किसान भाई इसी काम को आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबलर हैंड मेज शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए आज जानते हैं बैगन फसल में बंधक और फल छेदक कीट को रासायनिक दवा के बिना कैसे नियंत्रित करें। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार उपयोग करें। इन दोनों कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2400 रुपये, चावल उत्तम 2800 रुपये से 3000 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1950 रुपये, दाल अरहर 9500 रुपये से 10,200 रुपये, सरसों तेल 10,000 रुपये से 12,000 रुपये, आलू 2,200 रुपये से 2,600 रुपये और प्याज 1,400 रुपये से 1,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो देखा ना किसान भाइयों, समाचार में आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें थी। आपने उसको ग्रहण किया होगा और उससे उपयोग में भी लाएंगे। तो अब अरे छोटा सा विराम है भाई, उसके बाद है जानकारी। तो चलिए ये विराम देख लेते हैं, एक छोटा सा संदेश देख लेते हैं, फिर वापस लौट कर आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो अब थोड़ी काम की बातें हो जाए, है कि नहीं। तो आप जब खेती करते हैं तो बहुत सारे खाद का प्रयोग करते हैं, जो रासायनिक भी होता है और जैविक भी होता है। तो आज इसी में से एक जानकारी है, केचुआ खाद आप कैसे बनाएंगे, उसकी विधि क्या है और जब आप उसको प्रयोग करेंगे तो उससे आपको लाभ कैसे मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें लेकर विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं आपके साथ। तो जल्दी से आप देखिए ये जानकारी और उसका लाभ उठाइए। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस कार्यक्रम में हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज का हमारा विषय है केचुआ खाद बनाने की विधि और उसके होने वाले लाभ। जैसा कि हम हमारे किसान भाइयों से बात कर रहे हैं केचुआ खाद बनाने की विधि, बहुत सारे किसान भाई जानते हैं कि खाद से, केचुआ खाद से बहुत लाभ होता है और बहुत सारे किसान भाई इसका बनाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव के चलते वो बना नहीं पाते। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारे किसान भाई केचुआ खाद बनाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें किन किन चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके बारे में बताइए। किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने बहुत यहाँ झारखंड में देखे हैं, आप लोग जैसे गोबर खाद से ही केचुआ खाद बनाते हैं, जो कि वो नहीं होना चाहिए। गोबर तो हमारा ऐसे ही एक खाद है, उसको अगर हम सड़ा देंगे 2-3 महीने तो ये अच्छा एक खाद के बन जाता है। क्योंकि अगर आप गोबर को ही उसी में केचुआ करें छोड़ेंगे तो उसमें क्या है, उसका गोबर का जो वैल्यू है वो नष्ट हो जाता है। तो उसको हमको हटाना होगा, मतलब उसको उसी हिसाब से हमको नहीं बनाना है। हमको बनाना है कि खरपतवार, आपका जितना भी खरपतवार निकलता है, आपका जो वेस्ट निकलता है, जैसे पुआल है, जैसे आपका सब्जी का जो छिलका है, सब्जी का जो ऊपर में रह जाता है, जब आप फल तोड़ लेते हैं जो रह जाता है, हम उसी से बनाना होगा। और उसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो हमको एक छायादार स्थान लेना होगा, या आप कहीं आपका शेड होना चाहिए। मतलब ये जो केचुआ खाद बनाते हैं उसमें धूप में अगर करेंगे तो उसका फ़ायदा इतना जल्दी नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है। तो पहले हमको ऐसे जगह देखना होगा कि जहाँ पेड़ हो या छायादार स्थान हो, वहीं आपको चुनना होगा। उसके बाद है हमारा जो जितना भी खरपतवार है, वो खरपतवार को एक इकट्ठा
आपको कलेक्ट करना होगा, एक ही जगह उसको रखना होगा और उसको पहले गोबर और पानी का घोल बना के उसको छिड़क के उसको सड़ाना होगा। जो भी खरपतवार है, मतलब अगर लंबे लंबे हैं तो उसके छोटा छोटा 2 इंच का छोटा छोटा करके उसको काट देना होगा। मुलायम को ही चुनना होगा, जो मुलायम जो खरपतवार है उसको चुनना होगा, ना कि कोई डंठल होगा तो उसको देने से वो केचुआ उसको सड़ा नहीं पाएगा, जो केचुआ खाद उससे सही नहीं बन पाएगा। तो पहले हमको मुलायम वाला जो भी है उसको लेना होगा। जैसे पुआल है, पुआल तो मुलायम होता है। और जैसे भी टमाटर का जो डंठल है उसको थोड़ा सा बारी बारी के उसको काट देना होगा, पीस पीस करके उसको काट देना होगा, तब जाके उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले जो छायादार स्थान है उसमें इसको एक इकट्ठा कलेक्ट कीजिए। उसके बाद गोबर और पानी का घोल, अगर 5 केजी गोबर ले रहे हैं तो उसमें 10 लीटर पानी मिला के एक घोल बना लीजिए और उसके ऊपर छिड़क दीजिए। और ये जैसे इकट्ठा करेंगे एक ढेर जैसा बन जाएगा। उसके ऊपर फिर वही ढेर के ऊपर आप डालते जाइए, जो खरपतवार जो निकलता रहेगा वो उसके ऊपर डालते जाइए और गोबर और पानी का घोल मिलाते जाइए। और ये 1 महीना जैसा लगता है कि सड़ने के लिए, और उसके ऊपर पॉलीथीन कवर दे दीजिए। जो ढेर बनेंगे उसके ऊपर पॉलीथीन कवर दे दीजिए। 1 महीना जैसे सड़ जाएगा तो फिर हम उसको जो केचुआ बनाते हैं वो हमारा जो एक तो है बाज़ार में एक मिलता है प्लास्टिक का बनाने वाला, एक वर्मी बेड बोलते हैं, उससे हम केचुआ बना सकते हैं, केचुआ खाद बना सकते हैं। दूसरा हो गया एक सीमेंटेड टॉब होता है। अगर आपका अगर कोई परमानेंट बनाना चाहें तो एक सीमेंट का मतलब एक टॉप बना सकते हैं। उसका जो बाज़ार में जो मिलता है प्लास्टिक का जो वर्मी बेड बोलते हैं, उसका जो चौड़ाई है लंबाई और उसका है 12 फीट का लंबाई होता है, 4 फीट का चौड़ाई होता है और 2 फीट का उसका हाइट होता है। तो इसी जो बाज़ार में मिलता है वो करीब 5 साल जैसा टिक जाता है, मतलब प्लास्टिक का होता है और अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। तो पहले आप जो स्थान चुने हैं, मतलब जो छायादार स्थान चुने हैं, उसमें एक ढलान जैसा करना होगा, ऊपर से नीचे की तरफ एक ढलान करना होगा और फिर आपका जो प्लास्टिक वाला वर्मी बेड है उसके ऊपर आपको बिछा देना होगा, मतलब उसी में फिक्स कर देना होगा। क्योंकि क्यों ढलान करना चाहिए, जब आप ये उसके खाद मतलब जो खरपतवार उसमें डालेंगे और फिर पानी डालेंगे तो जो पानी का वहा नीचे की तरफ हो जाएगा और जो वो वर्मी वाश आपका नीचे की तरफ निकलेगा। वो वर्मी वाश जो भी है वो खाद के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, जो ढलान होगा उसी में आप फिक्स कर दिए। उसके बाद जो 1 महीना आपने जो ढेर करके रखे हैं, पॉलीथीन कवर करके रखे हैं, वो सड़ जाता है 1 महीने के अंदर और उसमें जो गर्मी है वो भी घट जाता है। अगर उसी को डायरेक्ट आप बिना ऐसे सड़ा हुआ अगर आप इसमें बनाते हैं तो उसमें काफ़ी गर्मी पैदा होता है, मतलब अगर छू के देखें वो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें गर्मी हो जाता है। तो इसके चलते केचुआ मर जाता है। तो इसलिए हम उसको बाहर में उसको सड़ाते हैं ताकि उसका जो गर्मी है अंदर का जो जब सड़ने के टाइम में जो गर्मी निकलता है वो धीरे धीरे घट जाता है। करीब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसका होना चाहिए। तब 1 महीने के अंदर वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाता है तब फिर हम उसको हमारा जो सीमेंटेड वाला जो टब है उसमें कर सकते हैं या हमारा जो प्लास्टिक वाला वर्मी बेड है उसमें डाल सकते हैं। अगर ये लेयर वाइज हमको डालना होगा, 1 लेयर डाल दिए, फिर थोड़ा सा पानी उसमें दे दिए, मतलब जो 1 महीना जो सड़ा हुआ है उसी को आपको डालना होगा। फिर उसके बाद लेयर उसमें डालते जाए, थोड़ा थोड़ा पानी भी उसमें डालते जाइए। अब जब ये पूरा भर जाता है, आपका जो सीमेंटेड वाला टब है भर जाता है, या आपका जो प्लास्टिक में अगर करना चाहें वर्मी बेड जो मिलता है, अगर ये भर जाता है तो फिर उसके ऊपर में एक जूट का बोरा, भीगा हुआ बोरा उसमें ढक दीजिए। और हर हफ्ते आपको उसका नमी देखना होगा। उसमें उसका नमी अगर छू के अगर उंगली अगर घुसा देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि उसमें नमी है कि नहीं। अगर नमी घट जा रहा है तो उसमें पानी आपको हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही झिंझिरी से, जो ये वाला होता है, ज़्यादा फोर्स में उसमें पानी नहीं डालना होगा। एक झिंझिरी जो मिलता है बाज़ार में तो उसमें आप उसमें डाल दीजिए और उसमें पानी डालते रहिए। 1 हफ्ते में हर हफ्ते आपको ये डालना पड़ता है। तो इसी हिसाब से जब करते हैं करीब ये 3 महीना जैसा लगता है कि ये वर्मी जो है बन जाता है, वर्मी खाद बन जाता है। तो अब ये 3 महीने जब हो जाता है तो फिर हम उसको पानी देना बंद कर देते हैं। और ये आप जब देखेंगे, जब बनने लगता है तो चाय पत्ती जैसा भूरे भूरे आपको ऊपर से दिखने लगेगा, तब ये जानने लगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसको आधा % ले लीजिए, जो चालनी होता है ना, और चालनी से उसको चलाना पड़ता है। हाँ, और एक जब
ये डालते हैं आपको केचुआ छोड़ना पड़ता है। जो केचुआ मैं बताना भूल गया था, जो केचुआ है वो केचुआ करीब आपको डालना पड़ता है कि अगर जो 12/4 जैसे मैं बताया उसमें करीब 2000 केचुआ आपको छोड़ना पड़ेगा। जो प्लास्टिक वाला वर्मी बेड है उसमें 12 फीट का जो लंबाई होता है, 4 फीट का चौड़ाई और 2 फीट का जो हाइट होता है उसमें 2000 केचुआ आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब जब ये 1 महीने का जो सड़ा हुआ उसमें डालते हैं तो फिर उसमें केचुआ उसमें छोड़ दीजिए, फिर जूट का भीगा हुआ बोरा रख दीजिए और करीब ये 3 महीना जैसा लगता है कि ये भरमी ये खाद बन जाता है। उसके बाद ये जब बनने लगता है तो फिर आप चलनी से चला लीजिए। चलनी के चलाने के टाइम में जब आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे केचुए आ जाते हैं। उसके क्या है, उसका प्रजनन हो जाता है। जो बड़े केचुआ होते हैं 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो उसको फिर एक जगह उसमें जो गोबर में रख दीजिए, क्योंकि वो बाद में फिर आपको काम आएगा। फिर नेक्स्ट जब करेंगे जो भर्मी खाद बनाएंगे उसमें फिर आपको काम आता है। तो उसी हिसाब से ये बनाते जाएंगे तो ये भर्मी खाद बन जाता है। और इससे बहुत सारा उसका फ़ायदा है। जैसे भर्मी खाद जैसे है अगर मिट्टी में डालते हैं तो उससे काफ़ी हमें लाभ होता है। पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो यहाँ मिट्टी जो है, यहाँ जैविक जो पदार्थ है मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में है और ये जैविक पदार्थ बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार होता है। और एक बार ये जैविक कार्बन बढ़ जाता है तो हमारा जो मिट्टी में जितना भी हमारा मतलब लाभदायक जीवाणु होते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमारा इसमें काफ़ी पोषक तत्व है। जैसे भर्मी कंपोस्ट अगर देखा जाए तो उसमें हमारे नाइट्रोजन की परसेंट है 1.4% नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस की मात्रा है 0.5% होता है, पोटास की मात्रा है 0.8% होता है और उसमें काफ़ी सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। जैसे आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, बोरन है और ये काफ़ी आपको फ़ायदे देता है। साथ ही साथ हमारा जो लिक्विड इसमें जो निकलता है, जैसे ढलान आप करते हैं तो उसमें जो भर्मी वाश जो निकलता है नीचे वो काफ़ी उसमें आपको फ़ायदा देता है। इसमें हार्मोन होता है, जो भर्मी वाश में हार्मोन होता है और इसमें न्यूट्रिएंट भी होता है, काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है। और इसको आप स्प्रे करते हैं, मतलब 1 लीटर अगर 1 लीटर मिलता है तो उसमें 20 लीटर पानी मिला के और अगर छिड़काव करते हैं 10 दिन के अंतराल में तो इसमें काफ़ी फूल का जो झड़ना वो बंद हो जाता है, फल की जो साइज है वो चमक आता है और ये काफ़ी फ़ायदा होता है। ये करने से आपको काफ़ी लाभ होता है। इन सारे बातों के बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने बताया और आशा करते हैं कि आपको अब ज़रूर ही खाद को अच्छे तरीके से बना पाएंगे और उससे लाभ ले पाएंगे। और सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह किसान भाई, देखिए भाई आपके लिए कितनी अच्छी जानकारी थी। विशेषज्ञ महोदय ने बहुत अच्छे से बताया कि आप केचुआ खाद का प्रयोग कैसे करेंगे, उसे कैसे बनाएंगे और उससे आपको लाभ कैसे मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको भी ये पसंद आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुक जाइए, एक छोटा सा विराम है, उसके बाद फिर हम आते हैं वापस और दूसरी जानकारी आपको देते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और अब एक और महत्वपूर्ण बात होगी, वो ये होगी कि अब आप आलू फसल लगाएंगे तो आलू फसल लगाने के समय उसमें होने वाले जो रोग हैं जिससे आलू फसल की पैदावार कम हो जाती है, तो इन रोगों को आप कैसे पहचानेंगे और इसका प्रबंधन आप कैसे करेंगे। आइए, विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको। तो चलिए हम और आप देख लेते हैं ये जानकारी। आज का विषय बहुत ही खास आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ, विषय है आलू फसल में लगने वाले रोग एवं समेकित प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ है डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। हमारे किसान भाई जो है अक्टूबर के महीने में आलू की बुआई के लिए तैयारी करने स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि बीज का प्रबंधन, हम बीज का कैसे जो है प्रबंध करें। जैसे होता क्या, झारखंड में ज़्यादातर किसान जो है लाल आलू और सफ़ेद आलू जानता है। यहाँ पे किस्में प्रचलित नहीं है।
इसलिए कि यहाँ पे जो है कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसी कारण से किसान भाई अपने आलू के बीज को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख पाते। लेकिन कुछ बड़े किसान जो है वो अपने बीज को रखते हैं और उनको पता भी है कि कौन सी प्रजाति हमें चयन करना है। लेकिन हमारे ज़्यादातर किसान जो है बाज़ार से ही बीज को खरीदते हैं और उसको लगाते हैं। और जनरली होता क्या है कि हमारे ज़्यादातर किसान छोटे छोटे आलू जो कि जिसका आकार जो बहुत ही छोटा होता है उसको चयन करते हैं। हम किसान भाइयों से को सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप आलू का चयन करें तो मध्यम आकार का जो है ट्यूबर होना चाहिए, तभी जो है आपकी आलू की फसल अच्छी होती है। नहीं तो जैसे आप जानते हो कि छोटा बीज तो जितना छोटा बीज रहेगा उतनी पतली जो उसमें से तो तना निकलेगी, जिसके कारण से उसमें जो है आलू की संख्या और साइज़ आकार बहुत ही छोटा छोटा पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों को थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आलू के बीज को जो है मध्यम आकार का चयन करना है। लाल आलू यदि आपको लेना है या सफ़ेद आलू लेना है, कोई भी आलू आप ले लीजिए, लेकिन उसका आकार जो मध्यम आकार का हो। और बुआई से पहले आपको बीज को उपचारित करना जरूरी है। तो आप उसकी बुआई कैसे करें और उसमें किन किन बातों का खास ध्यान रखेंगे? हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कुछ बीमारियां जो होती है आलू से ही निकलती है। आलू का जो बीज होता है यदि आपका संक्रमित रहेगा, फिर उसको जब आप फसल खेत में लगाएंगे तो आने वाले दिनों में बीमारियां आ सकती है। आने वाले दिनों में 2 बीमारी मुख्य तौर पे आती है, अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले जो है बीज को उपचारित करना ज़रूरी होता है। बीज उपचार करने के लिए सबसे आसानी से जो दवा उपलब्ध है वो है कार्बेंडाजिम या डायथेन M45। कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के आलू के बीज को या कंद को उपचारित कर ले। यदि यह दवा उपलब्ध न हो तो आप डायथेन M45 भी ले सकते हैं। इसको भी जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के बीज को उपचारित कर ले। उपचारित करने के बाद बीज को छाया में सुखा लें और जब सूख जाए तो उसको खेत में लगाएं। कि जैसे हमारे किसान भाई जो है जो आलू लगा चुके हैं उनकी फसल में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है। जैसे होता क्या है कि हमने बेसिक तरीका आपको बताया कि हमें बीज को उपचारित करके लगाना है। यदि बीज उपचारित करके लगाते हैं तो आने वाले दिनों में बीमारियों के आने के आसार कम हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने बीज को उपचारित नहीं किया है और आपको खड़ी फसल में जो बीमारियां आती हैं उनसे पौधे को बचाना भी है, तो ऐसे केसेस में जैसे आलू में एक आता है 28 से 35 दिन में एक अगेती झुलसा आती है। इस झुलसे में क्या होता है कि पत्तियों पे छोटे छोटे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और यही धब्बे आपस में मिलकर बड़े धब्बे का रूप ले लेते हैं। यह बीमारी यदि आ गई आपके आलू में तो आलू का आकार बहुत छोटा रह जाता है और आलू की संख्या भी कम होती है। तो इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आपका पौधा 25 से 28 दिन का हो जाए, डायथेन M45 जिसको कि मैंकोजेब बोलते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव कर दें। यह दवा उपलब्ध न हो तो आप ब्लू कापर ले सकते हैं या कापर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं या ब्लाइटक्स 50 ले सकते हैं। इसको जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के एक छिड़काव कर देंगे। तो ये करते क्या है कि ये जो दवाएं हैं ये प्रोटेक्टेंट होती हैं, ये पत्तियों के ऊपर एक लेयर के रूप में फैल जाती हैं और जब भी रोग का कारक हवा के द्वारा भी आता है तो नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको जगह नहीं मिल पाता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दवा उपलब्ध है, तो उस दवा के कारण से वो मर जाते हैं। इसके बाद जब आपका 32 से 35 दिन का जब फसल होती है तो उस समय जो है एक बीमारी आती है जिसको कि पिछेती झुलसा बोलते हैं और गांव में किसान भाई इसको पाला बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि शुरू के दिनों में आप देखेंगे पौधे की निचली पत्तियाँ जो मिट्टी से सटी हुई होती हैं उसमें जो है झुलसा का लक्षण दिखाई पड़ता है। उसमें आप देखेंगे कि पत्तियों के किनारे किनारे से पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं और 1 ही 2 दिन में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे खेत में जो है आपकी फसल जो है झुलस जाती है। इस तरह के यदि आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं या इक्का दुक्का पौधे में भी दिखाई दे रहे हैं, आप जो है 5 दिन 7 दिन पे रेगुलर आप मॉनिटर करते रहिए, पौधे को उलट पलट के देखते रहिए कि उसके नीचे की पत्तियां जो है झुलस तो नहीं रही हैं। यदि इस तरह के लक्षण जो हमने बताए इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो आप सीधे जो है एक दवा है कार्बेंडाजिम जो कि 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है, या ब्लू कापर 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। डायथेन M45
2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। ये दोनों दवाएं उपलब्ध न हो तो आप ब्लाइटक्स 50 ले लीजिए, इसको जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर दें। इस तरह के जो है प्रिकॉशन यदि आप अपनाते हैं तो आपकी फसल में बीमारियां नहीं आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी तमाम जानकारियाँ जो कि डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं और उम्मीद है कि इस नियमों को पालन करते हुए, दवाइयों का छिड़काव करते हुए अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आलू की फसल अच्छी तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। तो देखा ना किसान भाइयों कि आलू में अगर आपके रोग लग रहे हैं तो उसका आप निदान कैसे करेंगे, ये सारी जानकारियाँ थी। अब जाने का समय हो रहा है, तो जाते जाते हमारा पता आप लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आपने पता लिख लिया। अब इस पते पर आप अपनी समस्याएं, सुझाव और जानकारियां, आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आप लिख भेजिए। हम अगले कार्यक्रम में ये सब कुछ शामिल करेंगे और आपके लिए आपका जब पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, उसे और बेहतर बनाएंगे। तो आने वाले छठ पूजा की शुभकामनाओं के साथ हमें विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।